अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग प्रोग्राम चैनल। आज के लेक्चर में हम मोटिवेशनल थेरीज अंडरस्टैंड करेंगे, जो कि हमारे पास टोटल 9 to 10 है और उसको सब डिवीजन भी की गया है हर थेरीज की, सो दैट हर थेरीज को हम एवरीडे लाइफ की एग्जांपल्स के साथ अंडरस्टैंड करेंगे विद पर्पज ऑफ द पर्सन, किस पर्सन ने उसको प्रपोज की है। इन सब चीज़ों को इजीली हम एवरीडे लाइफ की एग्जांपल्स के साथ लर्न कर लेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करें। सो फर्स्ट वन हमारे पास थ्योरी आती है बिहेवियर थ्योरी। बिहेवियर थ्योरी नेक्स्ट थ्योरीज पे डिवीजन होती है इसकी क्लासिकल, ऑपरेंट एंड ऑब्जर्वेशनल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी जो है वो प्रपोज की थी पैवलोन ने, और ऑपरेंट थ्योरी जो सी है वो स्किनर ने प्रपोज की हुई है, और ऑब्जर्वेशन लर्निंग बेंडोरा ने। सो क्लासिकल कंडीशनिंग बेस करती है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स पे, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो सी है वो बेस करती है रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट पे, और ऑब्जर्वेशन लर्निंग हमारी मॉडलिंग पे। सो ये तीनों थ्योरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको अलग से लेक्चर दिया जाएगा इन तीनों थ्योरीज पे। इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं बिहेवियर थ्योरीज के अंदर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इनके लिंक्स को ले सकते हैं और वहां से आप इनको एवरीडे लाइफ के थ्रू इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सो नेक्स्ट है आपकी कोग्निटिव थ्योरी। कोग्निटिव थ्योरी जो सी है टू थ्योरीज हैं इसमें फर्दर। विरोन की एक्सपेक्टेशन थ्योरी है और सेकंड है कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। विरोन की एक्सपेक्टेशन थ्योरी क्या कहती है, इसका नाम है VIE थ्योरी। इसमें होता है आपकी रिवॉर्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है आपकी परफॉर्मेंस के। आपको रिवॉर्ड जितना अच्छा मिलेगा आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होनी स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह अगर आप अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, अगर आपका सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होगा तो आपके जो वर्किंग करने की एक्टिविटीज होगी, परफॉर्मेंस होगी, वो भी बहुत अच्छी होगी, खुद ब खुद आपकी अच्छी होगी। ये आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। ये इक्वेशन दी थी विरोन ने कि अगर आपकी रिवॉर्ड गुड है तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली गुड होनी स्टार्ट हो जाती है। ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। सो दैट नेक्स्ट आती है हमारे पास थ्योरी कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। ये प्रपोज की थी फेस्टिंगर ने। इसने क्या कहा था कि एक पर्सन एक टाइम में दो कॉग्निशंस के को कवर कर रहा होता है। एक्सटेंशन की स्टेट है ये। आप कोई भी पर्सन इस वक्त टेंशन में होता है जब वो एक ही टाइम में दो कॉग्निशंस पे काम कर रहा होता है। साइकोलॉजिकली वो इनकंसिस्टेंट होता है या उसके बिलीफ इनकंसिस्टेंट होते हैं, और जबकि बिहेवियर उसका टोटली ऑपोजिट होता है। आपको मैं इसके एवरीडे लाइफ की एग्जांपल देके बताती हूँ ये एक्चुअली क्या कह रहा है। देखिए, आपके पेपर्स होते हैं, आपकी तैयारी नहीं होती, ठीक है। आप क्या कहते हो, तैयारी भी नहीं है और आपने मूवी देखने भी जाना है। आप अपने आप को समझाते हो कि कोई बात नहीं, मैं आके तैयारी कर लूंगी। तो मूवी देखने आप चले गए हो और आपका पेपर भी है, पेपर की भी एक टेंशन है और आपने मूवी भी देखनी है। इन दोनों स्टेट्स, आपको पता है कि पेपर मेरा गलत हो जाएगा, मुझे जो है रिजल्ट्स खराब हो जाएंगे मूवी देखने, लेकिन आपकी जो सी है बिलीव्स जो सी हैं वो चेंज हैं, और आपका बिहेवियर आपका कह रहा है मैंने मूवी देखनी है। दोनों के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है और उस टेंशन की स्टेट को कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। अब देखिए इसकी एग्जांपल उन्होंने क्या दिया। वो कह रहे हैं एक पर्सन विश करता है कि वो हेल्दी रहे, लेकिन उसके बिलीव भी है कि स्मोकिंग जो है वो बैड है, लेकिन वो कंटिन्यू स्मोक कर रहा है। स्मोकिंग कर भी रहा है, उसके बिलीव भी है कि वो स्मोक जो है वो उसकी हेल्थ के लिए डेंजरस है, लेकिन उसका बिहेवियर क्या है कि वो स्मोकिंग कंटिन्यू कर रहा है। ये होती है टू स्टेट्स हैं, आपको समझ भी है लेकिन आप उस बिहेवियर के आगे मजबूर हैं। इन दोनों के दरमियान जो आपके माइंड जो सा है वो एक टेंशन की स्टेट क्रिएट कर देता है। दैट इज कॉल्ड द कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी इसको कहते हैं। तो आपकी कॉग्निशंस उसको कवर अप कर रही होती है। नेक्स्ट आती है साइको एनालिसिस थ्योरी। साइको एनालिटिक वाले क्या कहते हैं, ये प्रपोज की थी सिगमंड फ्रॉइड ने। अब
ओनली साइको एनालिसिस पे सिर्फ ये नहीं हम कह सकते कि फ्राइड ने काम किया है, लेकिन मोटिवेशनल थ्योरी में हमें साइको एनालिसिस में फ्राइड मिलता है। उसने प्रपोज किया था, उसने कहा था ह्यूमन जो से हैं उनके बिलीव्स 2 बेसिक ट्राइब्स के अंदर होते हैं, एरोज एंड थेंटर्स। थेंटर्स क्या होते हैं? एरोज होता है आपकी लाइफ एंड थेंटर्स होती है आपकी डेथ। मतलब उसने इन वर्ड्स को इन सिंपल वर्ड्स में कन्वर्ट किया, लाइफ एंड डेथ। वो कहते हैं इंसान दो चीजों के दरमियान घूम रहा है, जिंदगी और मौत। सिंपल वर्ड्स में आप ये एरोस क्या होता है? आपकी लाइफ इंस्ट्रिक्ट होते हैं, इंटरनली जिंदगी होती है जो आपको मोटिवेट कर रही होती है फॉर द प्लेयर सीकिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया आपकी लाइफ इज जिंदगी, ठीक है, आपको मोटिवेट कर रही होती है कि मैंने जीना है, मैंने अपने आप को खुश करने के लिए वो कुछ ना कुछ मोटिवेट करता रहता है कोई भी पर्सन। लेकिन थेंट्रोस क्या कहता है? थेंट्रोस कहते हैं डेथ। कुछ लोग खौफ से, डेथ के खौफ से मोटिवेट हो रहे होते हैं कि हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, खत्म होने के डर से वो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो रहे होते हैं कि हम ये काम जो है अपने कंप्लीट कर लें, उससे हमारी मोटिवेट। सो दैट थेंट्रोस में आता है आपकी डेथ इंस्टिंक्ट, जिसमें आप एग्रेसिव भी होते हैं, कुछ लोग मोटिवेट होते हैं लेकिन अपनी एग्रेसिवनेस के साथ। सो साइको एनालिसिस थ्योरी क्या कहती है? साइको एनालिसिस थ्योरी कहती है कि एवरीथिंग जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ हम सोच रहे हैं, जो भी इमोशन हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसके 2 ही गोल्स होते हैं। या तो आप कोशिश कर रहे होते हैं अपने आप को सर्वाइवल करने की, या आप किसी बड़ी तबाही से बचने की। सो ये जो से साइको एनालिसिस पे काम करने वाले एक्चुअली फॉरेन कंट्रीज के पर्सन थे, तो इनके वहां डेथ का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था कि डेथ के बाद हमारा क्या होना है। वो कहते हैं बस मर जाना है और मर जाना है, उसके बाद कुछ नहीं है, लाइफ का बस हमारी यही है। तो इसीलिए वो अग्रेसिव होते हैं कि हमारी जिंदगी खत्म हो रही है। थेंट्रोस में उसने डेथ का इसलिए जिक्र किया कि वो अग्रेसिव जो है, हमें तो कॉन्सेप्ट है कि अगली भी जिंदगी है, एक वे आ जाता है, टोटली हमारी टोटली लाइफ है आगे भी, तो उनके ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वो कहते हैं या तो हम सर्वाइवल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या हम किसी बड़ी डिस्ट्रक्शन से प्रिवेंट कर रहे होते हैं, बच रहे होते हैं। ये होती है साइको एनालिसिस थ्योरी इन द मोटिवेशन। मोटिवेट कैसे कर रही होती है? सिर्फ इन 2 चीजों पे बेस कर रही है वो। नेक्स्ट आती है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। ह्यूमनिस्टिक लाइक द ह्यूमन पे काम कर रहे हैं ये। इस पे सबसे पहले जो उनसे है एब्राहम मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स दी थी। इसने 1970 में बहुत ही अच्छी नीड दी हमें, जो कि आजकल बहुत ही, अगर आप एवरीडे लाइफ में इसको अप्लाई करते हो, मुझे नहीं लगता कि आप इसको फॉलो करते हुए कहीं पे ड्रॉप करेंगे, या अगर आपने उस स्टेज पे वो काम कर लिया है तो आप नेक्स्ट नीड बहुत अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं। सो इसे आप अपनी लाइफ पे जरूर अप्लाई करें। तो हायरार्की ऑफ नीड एक्चुअली क्या है? ये 5 हायरार्की ऑफ नीड्स दी थी। उसने कहा था हमारी जिंदगी में हमें 5 चीजों की जरूरत होती है। फर्स्ट वन आती है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड में हमारे पास फूड एंड वाटर है। नेक्स्ट वो कहता है सेफ्टी नीड। अभी आपको मैं नेक्स्ट इसको डायग्राम के साथ शो करके बताऊंगी कि किस तरह ये नीड्स हम फुलफिल कर सकते हैं और हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सेफ्टी नीड आती है। सेफ्टी में हमें फ्रीडम चाहिए होता है, अगर हमें कोई थ्रेट है उससे फ्रीडम, हमें सिक्योरिटी चाहिए होती है। नेक्स्ट आती है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड। हमें अपने एफिलिएशंस, एक्सेप्टेंस बनानी होती है, हमें अपने रिलेशंस बनाने होते हैं, फैमिली रिलेशंस बनाने होते हैं, फ्रेंड्स रिलेशंस बनाने होते हैं, सोसाइटी रिलेशंस बनाते हैं, हम यहाँ पे बिलोंग करते हैं, बिलोंगिंगनेस स्टेज है ये। फिर आती है हमारे पास सेल्फ एस्टीम नीड, जिसमें आपने कोई ना कोई चीज, अपना स्टेटस, अपनी कोई अचीवमेंट को अचीव करना होता है, ये ऐसी नीड होती है। लास्ट वन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है, जिसमें आपकी सब नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, आप रियलाइज करते हैं कि आप फुल ऑफ पोटेंशियल। सो आप अंडरस्टैंड करें फर्स्ट वन। अब देखिए आपको ये डायग्राम शो हो रही है। इस डायग्राम में ये शेप क्यों दी गई है? ये शेप देने का मकसद ये है, जो फर्स्ट वन बिल्कुल नीचे बेसिक नीड है, फिजियोलॉजिकल नीड, फर्स्ट बेसिक नीड फिजियोलॉजी। देखिए जब बच्चा पैदा होता है उसे कोई नीड नहीं जरूरत होती है। अगर आप कहें कि हम उसे नीड देते हैं सेफ्टी नीड, तो उसे वो सेफ्टी नीड भी नहीं चाहिए, उसे सिर्फ चाहिए फूड वाटर, उसे उसका पेट भरना चाहिए,
उसकी पहली नीड, अगर अब बच्चा पैदा हुआ है और आपने उसको खुराक नहीं दी, आपने उसे पानी नहीं दिया, आपने उसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं की, आप नेक्स्ट नीड पे मूव नहीं कर सकते। आप उसे सिक्योरिटी देते रहे, सेफ्टी देते रहे, वो बच्चा खुश नहीं होगा जब तक आप उसको फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल नहीं करेंगे। सो इतना बड़ा एरिया फिजियोलॉजिकल नीड को देने का मकसद भी ये है, इस नीड की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। देखिए, जिस नीड की जरूरत सबसे ज्यादा है उसको एरिया भी उतना ज्यादा दिया गया है डायग्राम में। उसने इस शेप को कोई सर्कल में नहीं शो किया, उसने इस शेप को इन बॉक्स में नहीं शो किया, उसने ट्राइंगल शो की। व्हाई यू आर शो दिस शेप देने का मकसद यही था कि जो नीड हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसका एरिया भी सबसे ज्यादा होता है। आपने बच्चे को फिजियोलॉजिकल नीड दे दी, उसकी जुनसी है फूड, उसके जुनसे हैं वार्मथ, उसका रेस्ट, ये सब नीड्स उसकी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वो मूव करता है सेफ्टी नीड पे। अब जब उसका पेट भर गया है, अब उसे जरूरत है सिक्योरिटी, उसको मदर की जरूरत है, उसे फादर की जरूरत है, उसे अपने जिनसे हैं रिलेटिव्स की जरूरत है, रिलेशंस की जरूरत है, वो सेव करने के लिए। ये नहीं कि वो उन्हें प्यार दें सिर्फ इसलिए कि वो उन्हें उस बच्चे को सेफ्टी दे सकें। नेक्स्ट, वो बच्चा जब बड़ा हो रहा है, जब उसको समझ आने लग गई है, वो रिलेशंस बनाने के काबिल हो गया है, अब वो बिलोंग करेगा, वो लोगों से मिलेगा, उन्हें पता चलेगा, वो रिलेशनशिप बनाएगा, वो अपने मदर फादर से लव करेगा, वो अपने सिस्टर से, अपनी फैमिली से लव करेगा, वो उनसे बिलोंग करेगा, और फिर इवन के फ्रेंड्स से भी वो रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देगा वो चाइल्ड। अगर किसी बच्चे की बेसिकल नीड लाइक अ फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल नहीं हुई, तो याद रखिएगा वो नेक्स्ट नीड पे पहुंच भी जाए, वो स्टेज पे पहुंच भी जाए, वो अपनी नीड फर्स्ट पे ही रहेगा। उसे बेशक वो चाइल्ड, आपको मैं पॉइंटर करके बताती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा इस एज पे है जिस एज पे सेल्फ एस्टीम नीड चाहिए, लेकिन उसकी फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल नहीं हुई, वो बच्चा कभी भी इस नीड पे नहीं आएगा, वो बच्चा हमेशा अपनी इस नीड को फुलफिल करने की कोशिश करेगा। अगर वो नीड उसकी उस एज पे फुलफिल हो गई तो ठीक है, नहीं से वो नेक्स्ट नीड की तरफ ऊपर मूव कभी भी नहीं करेगा, वो चाहे इस स्टेज पे ही क्यों ना पहुंचे। वैसे तो वो पर्सन इस स्टेज पे पहुंच ही नहीं सकता जबकि उसकी फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल नहीं है। इसलिए आपको अपने चाइल्ड की हर नीड उसके लेवल पे ऐसा नहीं है आपने उसे सेफ्टी नीड देनी शुरू कर दी है और जबकि उसे जरूरत फिजियोलॉजिकल नीड की है। सो चाइल्ड को सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल करें और उसके बाद सेफ्टी नीड की तरफ आए। जब उस बच्चे की सेफ्टी, उसे सिक्योरिटी का पता चल गया है कि मेरे मदर फादर जो है मुझे सेव करके रख रहे हैं, मुझे यहाँ पे सेफ्टी है, इस जगह मेरे लिए डेंजरस है, ये जगह मेरे लिए सेफ है, तो वो नेक्स्ट बिलोंग करेगा और नीड्स उसकी आ जाएगी बिलोंगिंगनेस। अब देखिए, इसका आप एवरीडे लाइफ में एग्जांपल लें। जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते तो उनकी अगर फिजियोलॉजिकल नीड, सम टाइम फिजियोलॉजिकल नीड कोई ना कोई कंप्लीट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है उनकी सिक्योरिटी। जब उनकी सिक्योरिटी फीड नीड ही नहीं, सेफ्टी नीड ही फुलफिल नहीं हुई, हाउ कैन पॉसिबल कि वो कोई रिलेशन क्रिएट करेगा, वो बच्चा या कोई बिलोंग करेगा किसी फ्रेंड्स के साथ, उसे इत्मीनान ही नहीं होगा अपने किसी रिलेशन पे जब उसकी सेफ्टी नीड ही फुलफिल नहीं हुई। वो उसे ये नीड ही चाहिए, फिर चाहे वो बच्चा सेल्फ एस्टीम नीड पे पहुंच जाए कि एज पे पहुंच जाए, लेकिन उसकी नीड सेफ्टी नीड पे ही होगी क्योंकि उसकी वो नीड फुलफिल नहीं हुई। अगर बच्चे की सेफ्टी नीड फुलफिल हो गई है, बच्चा नेक्स्ट मूव कर जाएगा बिलोंगिंगनेस पे, वो अपने फ्रेंड्स बनाएगा। जैसे कि एवरीडे लाइफ में हम देखते हैं, हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, हम उनके साथ रिलेशंस बनाते हैं और फिर जब नेक्स्ट क्लास में जाते हैं न्यू फ्रेंड्स बन जाती हैं। सो ये हम मूव आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट आती है एक एज हमारी कि जिसमें आपने सेल्फ एस्टीम नीड होती है, आपने कोई ना कोई अपना गोल रखा होता है, उसको अचीव करना होता है। उस गोल को अचीव करने के लिए आप जो भी स्ट्रगल करते हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स होती हैं, उस अकॉम्प्लिशमेंट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ एस्टीम नीड। ये एक्चुअली हमारी जो सी हैं सोसाइटी में 4 नीड्स ही होती हैं। जो 5th वन आ जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हर पर्सन सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं होता बिकॉज कहीं ना कहीं नीड्स में
कमी रह जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ द नीड ऑफ एनी स्टेज बिकॉज पर्सन नॉट कंप्लीट टू द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को सबसे पहले अंडरस्टैंड कर ले, इसमें पर्सन को जरूरत ही नहीं होती कुछ भी करने की। वो पर्सन कहता है मैं फुल हो चुका हूँ सब नीड्स की, मेरी ख्वाहिशात पूरी हो चुकी हैं। समटाइम आपने देखा होगा कुछ पर्सन होते हैं वो अपने ओल्ड एज में जाके कहते हैं कि मुझे अब और कोई ख्वाहिश नहीं है, बिकॉज उनकी नीचे वाली नीड्स कंप्लीट हुई हुई होती हैं। वो कहते हैं हमने जिंदगी में सब कुछ पा लिया है और अब इससे ज्यादा हमें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमारी सोसाइटी में क्या होता है, इतनी ज्यादा रेस लगी हुई है, वो पर्सन को कहने लगता है कि ये नीड मेरी पूरी हो जाए, ये नीड, वो अपनी सेल्फ एस्टीम नीड से ही बाहर नहीं निकलता। वो कहते हैं ना, एक पहाड़ भी सोने का उसे मिल जाए तो वो दूसरे पहाड़ को ढूंढने के लिए स्ट्रगल स्टार्ट कर देता है, बिकॉज हम सेल्फ एस्टीम पे ही आके अटक जाते हैं। अगर किसी पर्सन की सेल्फ एस्टीम नीड अगर उसकी यहाँ पे पूरी हो जाए, वो कि नहीं इतना इनफ है ये मेरे लिए, तो वो पर्सन मूव करता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। याद रखिएगा कि हर पर्सन सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं होता, बहुत कम पर्सन होते हैं जो अपनी लाइफ के एंड पॉइंट पे आके कहते हैं कि मेरी हर चीज कंप्लीट हो चुकी है, मुझे और कोई ख्वाहिश नहीं है, मैं फुल पोटेंशियल हूँ, मेरी जो एक्टिविटीज हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। ये होती है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड। ये होती है ह्यूमन स्ट्रीक की बेसिक जो सी है नीड ऑफ हेराल्ड। नेक्स्ट आती है हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी। ये टू फैक्टर थ्योरी से इतनी ज्यादा फेमस है बिकॉज इसमें टू फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर है मोटिवेटर एंड सेकंड वन है इसका हाइजेनिक फैक्टर। मोटिवेटर फैक्टर होता है आपने कोई भी काम किया उसे मेंटेन करना है। जैसे कि अगर आप किसी को पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दे रहे हैं, वो उस पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट से जो सेटिस्फैक्शन है उसको आपने मेंटेन रखता है। कहा जाता है कोई भी काम स्टार्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन उससे ज्यादा डिफिकल्ट काम क्या होता है, उस काम को मेंटेन करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं देती हूँ, आप डाइटिंग आपने स्टार्ट किया, आपको इंटरनली मोटिव हुए हैं आप क्या मैंने डाइटिंग करनी है, ठीक है, आपने डाइटिंग करनी स्टार्ट कर दिया है। स्टार्टिंग तो इज आल्सो डिफिकल्ट, लेकिन उस डाइटिंग से आपने 10 to 20 kg अपना वेट लॉस कर लिया है। उसके बाद उस वेट को आपने मेंटेन रखना है अपनी लाइफ में। उस लाइफ में आपको मेंटेन करने के लिए जो स्ट्रगल करनी पड़ेगी, that is called the maintenance factor। जैसे कि challenges, work and responsibilities, उन्होंने एग्जांपल्स दी हैं। आपको रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स जो से होते हैं वो फेड अप होना शुरू हो जाते हैं अपने काम से। उसे कोई काम दिया जाए, लोग कहते हैं हम फेड अप हो गए, हम ये काम बस अब थक गए हैं, अब इससे ज्यादा नहीं हम कर सकते। एक्चुअली ऐसे वो वजह ये होती है, आप स्टार्टिंग में इतनी स्ट्रगल कर लेते हैं कि आप उस काम को मेंटेन ही नहीं रख पाते और एंड में आके आप उस काम से फेड अप हो जाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर आता है आपका हाइजेनिक फैक्टर। हाइजेनिक फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग सा फैक्टर है, आप इसको याद रखें। ये फैक्टर आपको मोटिवेट नहीं करता। अगर ये फैक्टर आपकी लाइफ में प्रेजेंट हो तो आपको मोटिवेट नहीं करता। याद रखिए, इस बात को अंडरस्टैंड करें थोड़ा सा। लेकिन अगर यही फैक्टर अगर आपकी लाइफ में एब्सेंट हो तो ये आपको डीमोटिवेट जरूर करेगा। देखिए, प्रेजेंट होने से आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन एब्सेंट होने से आपको डीमोटिवेट जरूर करेगा। ये होता है हाइजेनिक फैक्टर। इसका नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा फैक्टर है जो प्रेजेंट है तो हमें इतनी कदर नहीं है उसकी, लेकिन अगर एब्सेंट हो जाएगा तो हमें बहुत कदर होगी। जैसे कि जॉब सिक्योरिटी, आपका सिक्योरिटी गार्ड बाहर बैठा होता है, आपको एक जो है इत्मीनान होता है कि कोई भी पर्सन आपको आके थ्रेड नहीं देगा। लेकिन अगर वो सिक्योरिटी गार्ड आपका बाहर नहीं बैठा, आपको एक थ्रेड होगा, किसी टाइम भी कोई ना कोई आके आपको थ्रेड दे सकता है। सो अगर आप वो बैठा है तो आपको नहीं इतनी कदर, आप कह रहे हो, आपको ना मोटिवेट कर रहा है कि आप नहीं कहोगे कि मेरे बॉस ने हमें सिक्योरिटी गार्ड भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है। लेकिन अगर उसका एब्सेंस हो जाए तो वो आपको डिमोटिवेट जरूर करेगा। ये थ्योरी कहती है। नेक्स्ट आती है हमारी एल्डरफर्ड की ईआरजी थ्योरी। ईआरजी थ्योरी जो सी है, एक्चुअली एल्डरफर्ड ने एक्सपेंड किया था मैस्ले की थ्योरी को, लेकिन बात वो मजेदार नहीं की इसने। मैस्ले ने तो हमें 5 नीड्स दी कि ये नीड्स होती हैं और वो उसको अंडरस्टैंड करना भी बहुत आसान था। अगर आप देखें अपनी लाइफ पे अप्लाई करें तो एक्चुअली हमारी लाइफ ऐसे ही फॉलो कर रही है। हम सेल्फ एस्टीम पे आके रुक जाते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइज बनना ही नहीं चाहते, हम अपनी नीड्स को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं सेल्फ एस्टीम पे ला गई। सो इसने थोड़ी सी चेंज की, इसने कहा हमें 3 नीड्स की जरूरत होती है। ईआरजी में
E फॉर एक्सिस्टेंट एंड आर रिलेटेडनेस एंड नेक्स्ट जो सी G है वो है ग्रोथ। वो कहते हैं हम जो है अपने आप को उस सोसाइटी का हिस्सा बनाने के लिए, एग्जिस्टेंस करने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए वो नीड को फुलफिल कर रहे होते हैं। जब हम उस जो से हैं उस सोसाइटी में रहना स्टार्ट कर देते हैं, फिर हम रिलेशन बनाना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैस्ले ने कहा था, रिलेट करना स्टार्ट करते हैं, बिलोंगिंगनेस एंड लव स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट फिर हम ग्रोथ करते हैं। इसलिए 3 थेरीज हमें, नीड्स हमें ये दी थी, जो कि इतनी फेमस नहीं हुई, लेकिन वो कहते हैं समटाइम इस पे काम करें तो ये भी आपकी नीड्स फुलफिल करने से आप मोटिवेट जरूर हो। नेक्स्ट आती है हमारे पास ड्राइव थ्योरी। ये मोटिवेशनल थ्योरी की इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ड्राइव थ्योरी जो सी है ये एनालाइज करती है आपके साइकोलॉजिकली ड्राइव्स को, आपके अंदर जितने भी ड्राइव्स हैं इंटरनली आप मोटिवेट कर रहे हैं, ये आपको एक पावर देती है आपके बिहेवियर को कि वो काम करे, आपको अंदर की तरफ एक कोई ना कोई ताकत दे देती है, आपको काम करने के लिए मजबूर करती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज होती है होमियोस्टेट। समटाइम क्या होता है आपको एक्सटर्नली मोटिवेट हो रहे होते हैं, समटाइम आप इंटरनली मोटिवेट, और एक्चुअली आप ऐसा नहीं कर रहे होते, लेकिन एक ड्राइव फोर्स होती है जो आपको ड्राइव कर रही है, तो आपको उसको मेंटेन करने के लिए होमियोस्टेटिक जो सी है डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। आपको नेक्स्ट थ्योरी में इंशाल्लाह ये भी बताऊंगी होमियोस्टेटिक स्टेट क्या होती है, लेकिन ड्राइव थ्योरी में आज सिर्फ ये अंडरस्टैंड करने देखें, ये इसका प्रिंसिपल बेस करता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म बोर्न होता है किसी ना किसी साइकोलॉजिकल नीड के साथ। अब वो कौन सी साइकोलॉजिकल नीड है, उसकी फूड है, वाटर है, उसकी जो सी है बेसिक नीड्स हैं, एंड द नेगेटिव स्टेट ऑफ टेंशन इज क्रिएटेड, और उसके माइंड में कोई ना कोई टेंशन क्रिएट, टेंशन तो तब बच्चे की क्रिएट होती है अगर जब उसे फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल नहीं हो रही, जब वो सेटिस्फाई नहीं है अपनी नीड से। जब वो सेटिस्फाई होता है तो ड्राइव फोर्स जो सी है वो रिड्यूस कर देती है उसकी, उस होमियोस्टेट की जो सी डिस्टर्बेंस है उसको रिड्यूस कर देती है। वो होमियोस्टेटिक डिस्टर्बेंस क्रिएट ही तब होती है जब आपकी साइकोलॉजी जो सी है फर्स्ट बेसिक नीड्स जो सी है वो फुलफिल नहीं होती। इसके आपको एक डायग्राम शो हो रही होगी, आपकी नीड है, नीड आपको ड्राइव करती है, ड्राइव वो वे है जो आपकी नीड को पूरा करेगा। ये आपको मैंने अंडरस्टैंड फर्स्ट लेक्चर में मोटिवेशन के करवाया था, जिसका लिंक आपको उसमें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से इसको अंडरस्टैंड करें नीड एंड ड्राइव की टर्म्स को। नीड आपको जरूरत होती है आपकी, जैसे कि आपको प्यास लगी है तो वाटर इज अ नीड, लेकिन पीने के लिए जो आप ड्रिंकिंग करेंगे डेट इज अ ड्राइव। ड्राइव वो वे होता है जो आपकी नीड को फुलफिल करता है। नेक्स्ट वो आपकी ड्राइव अराउजल्स पैदा करता है आपके अंदर, और अराउजल से आपका बिहेवियर डायरेक्टेड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बनता है। बिहेवियर जब आपका चेंज हो जाएगा तो आप उस चीज को अचीव करेंगे, अचीवमेंट करने के बाद वही आपकी अराउजल में रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब जब चीज मिल गया आप लाभ आएंगे। नेक्स्ट आती है ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी। ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी क्या है, मोटिवेट हम तब होते हैं जब, अब आपको बहुत ही मजे की बात आती है, वो फीलिंग्स वो इमोशन जो आपको अच्छे लगते हैं आप उससे मोटिवेट होते हैं, और वो फीलिंग्स वो इमोशन जो आपको डिसहर्ट करते हैं आप उससे अवॉइड करते हैं। मैं अपने मोस्ट लेक्चर्स में ये एग्जाम्पल्स इनकोड करती हूँ जो कि एवरीडे लाइफ की है। आपको एक टीचर, आपने अपनी टीचर को सलाम किया और आपकी टीचर ने आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न में आपको सलाम का जवाब दिया, तो आप उस टीचर को रोज सलाम करेंगे। अगर आपने टीचर को सलाम किया और आपके टीचर ने इग्नोर कर दिया है, मे भी कोई रीजन हो इग्नोर करने की, या समटाइम टीचर का कोई वे उस साइड पे ना हो, तो आप उस पर्सन को सलाम करने से अवॉइड करेंगे। अब आप इसको अपनी एवरीडे लाइफ में ले आए, किसी ऐसी फीलिंग जैसे कि अगर आपको कोई काम करने से रिवॉर्ड मिलता है तो आप वो काम ज्यादा करना स्टार्ट कर देते हैं, और कोई काम करने से आपको पनिश मिलती है आप उस काम से रुक जाते हैं। ये होती है ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी, कि आप वो गोल सीकिंग ज्यादा करना स्टार्ट कर देते हैं जो गुड लाता है। ऑप्टिमल लेवल थ्योरी। ऑप्टिमल क्या होता है, आपको परफेक्ट एक वैल्यू होती है जिसपे बॉडी टेम्परेचर फॉर एग्जांपल आपका मेंटेन रहता है। इसी तरह आपकी हर काम की एक ऑप्टिम वैल्यूज होती है, मेंटेनेंस वैल्यू होती है जिसपे आपको रहना बहुत जरूरी होता है। इसमें आपकी फर्स्ट टर्म आती है होमियोस्टेटिक। होमियोस्टेट क्या होता है, आपने अपनी फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम रखनी है, स्टेबिलिटी रखनी है, आपने अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है, चाहे सिचुएशन बाहर
कैसी भी हो। देखिए समटाइम लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम उनका बहुत शूट कर जाता है इन अग्रेसिव, बहुत ज़्यादा वो सिचुएशन को कैरी नहीं कर पाते और वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिवनेस शो करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपने अपने बॉडी को मेंटेन रखना है, अपनी जो है बॉडी की पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को लेके आना है। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली हमारा 98.6 के अराउंड डिग्री में मूव कर रहा होता है। तो अगर आपका बहुत ज़्यादा होता है तो आपको पता चल जाता है टेम्परेचर हो रहा है मुझे, तो आप क्या करते हैं, शॉवर लेते हैं या कोई डॉक्टर को चेक करवा के उसकी मेडिसिन वगैरह लाते हैं। तो इस मेंटेन लेवल से अगर आपका लेवल ऊपर नीचे होता है तो आप उसको ऑप्टिमल लेवल की तरफ लेके होते हैं। ये ऑप्टिमल लेवल की थ्योरी है। आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, जैसे ही वो पीक लेवल पे जाएगा या लो लेवल पे जाएगा आपने उसको मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर राइज कर रहा है, आप नोटिस करेंगे ऑटोमेटिकल रिस्पॉन्स आपका ऊपर होगा। अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है तो आप उसके आपको स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपके पसीने आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपके बॉडी का लेवल बहुत ज्यादा लो हो गया, आपकी बॉडी शिवरिंग करनी स्टार्ट कर देगी। तो ये होता है आपका बॉडी टेम्परेचर, आप उसको बैकवर्ड उसको टुवर्ड द 98.6 डिग्री तक लाने की कोशिश करते हैं जब भी आपको टेम्परेचर होता है। ये आपकी कंप्लीट होती है। सो अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड एनी थ्योरीज आपको माइंड में है कि ये भी थ्योरी इसमें आनी चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करें, तो आपको जरूर उसमें कमेंट जरूर मिलेगा कि वो थ्योरी आपकी इसमें ऐड हो सकती हैं या नहीं हो सकती। क्योंकि एक्चुअली मोटिवेशन थ्योरी इज अ लार्ज टॉपिक, इसमें आपके पास काफी ज्यादा मोटिवेशनल थ्योरीज आती हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स को नहीं पता होता मोटिवेशन थ्योरीज में आना क्या है। बुक्स में उन्होंने 2 थ्योरी दे दी है, ड्राइव थ्योरी दे दी है, इंसेंटिव थ्योरी दे दी है, दैट इज नॉट इंक्लूड द only these 2 theories is not including the motivational theory. Motivation theory is the 9 to 10 theory which also subdivision of this theory. So आपको एक बहुत ही मजेदार लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है मोटिवेशनल थ्योरी के ऊपर अगर आप इस वीडियो को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि कौन कौन सी थ्योरीज हमारी मोटिवेशनल में आती हैं। एक्चुअली इनमें से काफी थ्योरीज जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आ चुके होते हैं और जब नेक्स्ट उन्हें कभी भी मोटिवेशन थ्योरी आती है तो वो देखते हैं कि नहीं हमने तो ये पढ़ी नहीं है। मोटिवेशन थ्योरी सेम वही है जो कि आपको मैंने आज पढ़ाई है, यही मोटिवेशन थ्योरीज हैं। सो आपने इनको अंडरस्टैंड करना है, आप इनको अपनी लफ्जों में अपनी एग्जाम्पल्स के साथ अगर पेपर में इनकोड करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। सो अगर आपको फिर भी इसमें कोई क्वेश्चन या कोई डिफिकल्टीज आती है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। ओके, अल्लाह हाफिज।